हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड गिव देयर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो हमें क्या बताना है, हमें एंजाइना के बारे में डिफाइन करना है, हमें एंजाइना के बारे में डिफाइन करना है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में डिफाइन करना है और उनके मैनेजमेंट देने हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कहने का मतलब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमें देना है। तो देखिए, एंजाइना और मायोकार्डियल रोध गलन को परिभाषित करें और उनका औषधीय प्रबंधन दें। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में? सबसे पहले हमें एंजाइना के बारे में पूछा गया है तो एंजाइना की हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो एंजाइना क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइना क्या है। Angina is a type of chest pain caused by reduced blood flow, lack of blood supply to the heart. जो हमारा हार्ट है, जो दिल काम है पंप करना ब्लड को, और एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत तेज़ी से क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि जकड़न हो गई है। किसकी वजह से वो होता है ये चेस्ट पेन? क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्लो पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। और हाँ, एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और सिंगल एंजाइना के नाम से भी आ सकता है। दोनों का मतलब ये है कि हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो रुक गया है या फिर कम हो गया है। कम होने की कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन जैसी कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस की कौन कौन से टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स इसके होते हैं, स्टेबल या फिर जैसे हम बोल रहे हैं क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, माइक्रोवस्कुलर एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो स्टेबल जैसी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड फ्लो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो कम क्यों हो जा रहा है कि कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, अब कोई ना कोई रीजन क्यों होगा, फ्लो कहाँ पर हो रहा है ब्लड, कैपिलरीज के अंदर, आर्टरीज के अंदर, है ना, वेन्स के अंदर। अगर मान लीजिए कि ये वेन्स या ये आर्टरीज ये ब्लॉक हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, वो रीज़न हम अभी आगे पढ़ेंगे, किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज या फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है किसी भी चीज़ की वजह से, तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो हो रहा है जितनी स्पीड से हो रहा है वो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड फास्ट हो जाएगी, लेकिन जो ब्लड पहुँचना चाहिए इसके पार, इस ब्लॉकेज के बाहर जितना जाना चाहिए, दूसरी साइड जो जाना चाहिए ब्लड, वो प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाएगा। यही कंडीशन होती है एंजाइना पेक्टोरिस की। तो स्टेबल या क्रॉनिक एंजाइना पेक्टोरिस में क्या बता रहा है कि दिस टाइप ऑफ एंजाइना फॉलो अ रेगुलर पैटर्न ड्यू टू स्टेबल प्लैक इन कोरोनरी आर्टरीज। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोरोनरी आर्टरीज है वहां पर क्या जम जाता है, एक प्लैक जम जाता है, स्टेबल प्लैक। स्टेबल मतलब कि वो यहाँ से मूव नहीं करेगा, वो स्टेबल हो गया है, एक जगह आकर वो रुक गया है, तो वहां पर वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, एंड अकर्स व्हेन वर्क लोड ऑफ हार्ट इंक्रीज ड्यू टू एनी रीजन। और जब भी कभी हमारा जो हार्ट है उसमें किसी भी तरीके की उत्तेजना होगी, ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज की वजह से हो, चाहे हम कोई कुछ गेम खेल रहे हो, चाहे हम एरोबिक्स कर रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा या वर्कलोड बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज ऑलरेडी है, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। इट इज़ लेस डेंजरस देन अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है अनस्टेबल एंजाइना की तरह। दिस इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड मेडिकेशन। और इस एंजाइना को, इस स्टेबल एंजाइना जैसी कंडीशन को हम दवाइयों से या फिर रेस्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या है, देखिए, दिस टाइप ऑफ एंजाइना डज नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न ड्यू टू अनस्टेबल। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर जैसे कि स्टेबल में क्या था, एक जगह आकर कुछ भी ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन अनस्टेबल में क्या है, अनस्टेबल है वो। हो सकता है आज पहली साइड पे ब्लॉकेज हो हार्ट की, हो सकता है कोरोनरी हार्ट जो कोरोनरी आर्टरी है दूसरी जगह वो ब्लॉकेज हो गया हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जगह फिक्स ना होके वो कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक है,
तो सेम वही चीज़ लिखी है, दिस टाइप ऑफ एंजाइना डज नॉट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न, ये कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है ड्यू टू अनस्टेबल, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है कि एक जगह फिक्स नहीं है, डायनामिक है। प्लेग इन कोरोनरी आर्टरीज, यहाँ भी प्लेग है कोरोनरी आर्टरी में, लेकिन अनस्टेबल है, एक जगह रिजिड नहीं है। एंड अकर्स इवन एट रेस्टिंग कंडीशन, और अगर चाहे रेस्ट भी करें तो भी ये ऐसा का ऐसा ही हमारी कोरोनरी आर्टरी में अनस्टेबल फॉर्म में हमारी कोरोनरी आर्टरी में प्रेजेंट रहता है। एंड रेस्ट एंड मेडिकेशन इज नॉट इनफ फॉर इट्स रिलीफ, और रेस्ट मेडिकेशन के साथ अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो भी ये इनफ नहीं है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा जो टाइप है वो है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना क्या मतलब है, दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकर्स व्हेन एनी वन मोर स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरी आर ब्लॉक्ड। कहने का मतलब है जो इस टाइप का जो एंजाइना पेक्टोरिस है, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी सबसे जो स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरी, मतलब छोटी से छोटी कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, छोटी से छोटी, ठीक है, मतलब बहुत छोटी। एंड इट कॉमनली अकर्स ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, और ये किसकी वजह से हो रहा है, थ्रोम्बोसिस। कहने का मतलब है हमारे ब्लड का जो पार्ट है थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन आकर क्या हो जाता है, जो पतली पतली कैपिलरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं पतली पतली, वहां पर आके ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, वहां पर आके ये थ्रोम्बिन जम जाता है। अब जब जम जाएगा तो जो ब्लड को पास होना है यहाँ से दूसरी जगह, वो पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी और एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन हो सकती है। और ये भी किस चीज का पार्ट है, ये भी अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। किस तरीके से कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस को हम ट्रीट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है हम दवाइयां देनी है, तो कौन कौन सी क्लासेस है इसके अंदर, नाइट्रेट है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, पोटेशियम चैनल ओपनर्स है, और कुछ अदर मिसलेनियस हैं, अदर्स है। ये कुछ क्लासेस हैं, ये कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर कुछ सब क्लासेस हैं, जैसे नाइट्रेट के अंदर शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है कुछ ड्रग ऐसी जो कि कुछ टाइम के लिए असरदार होंगी, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग का कुछ टाइम के लिए काम करेगी, कुछ टाइम के लिए मतलब बहुत लंबे ट्रीटमेंट नहीं है, शॉर्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। नाइट्रेट्स के अंदर सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड सब क्लास क्या है, लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब जिसका जो असर है वो थोड़े लंबे टाइम तक के लिए रहता है, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इथाइल ट्राइटिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इथाइल ट्राइटिल टेट्रानाइट्रेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लॉन्ग एक्टिंग सब क्लास के, जो कि किसकी क्लास है, नाइट्रेट्स की क्लास है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स की क्लास के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, प्रोपेनोलॉल है, मीटोप्रोलॉल है, एटिनोलॉल है, ये कुछ एग्जांपल्स है। एग्जाम में अगर आपको क्लासेस याद नहीं रहेंगी तो इट्स ओके, लेकिन आपको वहाँ एग्जांपल जरूर लिखने हैं कि किससे कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना है। क्लासेस याद रहती हैं तो क्या होगा, अच्छे स्कोर करने में आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का कहने का मतलब है जैसे कि सब क्लास के अंदर आती है फिनाइल एल्काइलामाइन, बेंजोथाइजापीन, डाइहाइड्रोपायरिडीन, ठीक है। फिनाइल एल्काइलामाइन के अंदर ड्रग कौन सी आती है, वेरापामिल। बेंजोथाइजापीन के अंदर ड्रग आती है डिल्टियाज़िम। डाइहाइड्रोपायरिडीन के अंदर ड्रग आती है नेफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, नाइट्रेंडिपिन, नीमोडिपिन। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ओपनर। ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स के अंदर जो ड्रग है वो है निकोरेंडिल। अदर्स या फिर मिसलेनियस जिसे हम कहते हैं, मिसलेनियस के अंदर हमारी ड्रग आती है एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, डाइपाइरोडामोल, ट्राइमेटाजिडीन, ऑक्सीफेड्रीन, रेनुलाजीन, इवाब्राडीन, डाइपाइरोडामोल। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में काम आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के को ठीक करने के लिए, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अभी एंजाइना पेक्टोरिस हमने देखा, अभी हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज अ कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई डिक्रीजेस और स्टॉप टू द हार्ट मसल एंड अकर्स डेथ ऑफ कार्डियक मसल या कार्डियक टिश्यू। जो हमारा हार्ट है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो रहा था, ब्लॉकेज था, ब्लड पास हो रहा था लेकिन कुछ तो पास हो रहा था। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट में क्या होगा,
जो ब्लड पास हो रहा है वो बिल्कुल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, हार्ट मसल में, वो वो स्टॉप हो जाएगी, वो सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब वो सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो हार्ट की मसल्स हैं या हार्ट की टिश्यूज हैं वो डेड हो जाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए, द ब्लॉक्ड आर्टरी ऑफ हार्ट इज ट्रीटेड बाय सर्जिकल प्रोसेस। जो ब्लॉकेज हो गया है, ये ब्लॉक हो गई है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरीज या फिर ये जो हमारी आर्टरीज हैं, ये क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई। ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ से, ये सप्लाई नहीं हो पा रहा है यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी जगह तो है नहीं कि हम इसको उठाया और निकाल दिया, यहाँ पर कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिसे हम बोल रहे हैं सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। सर्जरी होगी, जिसको ऐसी सर्जरी जिसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ऐसा कोई बंदा था या ऐसा कोई बंदी थी जिसकी एंजियोप्लास्टी हुई है। वो एंजियोप्लास्टी क्यों हुई है, क्योंकि उसको हार्ट में क्या था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन था। मायोकार्डियल इंफार्क्शन अभी बताया, ब्लड की सप्लाई हार्ट में बिल्कुल बंद हो जाती है। किसकी वजह से, क्योंकि प्लैग इकट्ठा हो जाता है, एक जगह आके रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो एंजियोप्लास्टी होगी, जिसके अंदर अब एंजियोप्लास्टी में क्या हो रहा है, एक कैथेटर है, इन विच अ कैथेटर इज इंसर्टेड। एक टाइप का कैथेटर है, ये ऐसी सिरिंज जैसी है कुछ, ये कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आगे एक ऐसा बैलून जैसा होता है, ठीक है, इंसर्ट करते हैं विद अ बलून, एक बलून के साथ इनटू आर्टरी। इस आर्टरी में जहां पर भी ब्लॉकेज है, उस आर्टरी में हम क्या करते हैं, उस आर्टरी के अंदर हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। जब ये कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो इस बलून को हम क्या करते हैं, फुला देते हैं। अब जब ये बलून का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, इस ब्लॉकेज के पास जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉकेज के पास जाएगा, तो जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे, ये क्या करेगा, इस आर्टरी को बड़ा कर देगा। इस आर्टरी को बड़ा कर देगा कहने का मतलब है, जब इस आर्टरी को बड़ा कर देगा तो ये जो ब्लॉकेज है, इसको फोर्सफुली इसको ये क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। बलून इज इन्फ्लेटेड, बलून को इन्फ्लेट करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब बलून फूल जाएगा एट द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज, जहां पर भी ब्लॉकेज है, टू एक्सपेंड द आर्टरी, ताकि आर्टरी ओपन हो जाए। सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया। देन अ रिंग कॉल्ड स्टेंट इज प्लेस्ड देयर विच होल्ड द ओपन आर्टरी। और यहाँ पर हम एक क्या डालेंगे, स्टेंट डालेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टेंट, की फला फला उसके रिंग डली है, ठीक है, कि उसके हार्ट में तो रिंग डली हुई है। हार्ट में रिंग डलने का मतलब है क्या है, उसकी स्टंट डली हुई। स्टंट क्या करती है, इस बलून के साथ यहाँ पर एक रिंग होती है जो यहाँ पर हम लगा देते हैं, ताकि ये ऐसी की ऐसी ही ओपन रहे, ठीक है। ये ऐसी की ऐसी ओपन रहे और ब्लड आराम से इजीली फ्लो हो सके, दोबारा से प्लैग है ये डिस्टर्ब ना कर सके इस आर्टरी को, ठीक। ये इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। आफ्टर एंजियोप्लास्टी अ हार्ट पेशेंट रिक्वायर्स टू फॉलोइंग मेडिसिन। जो मतलब ठीक है, सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, लेकिन एंजियोप्लास्टी के बाद भी कुछ दवाइयां हैं जो कंटिन्यू हमें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम समझ सकते हैं ब्लड थिनर, ब्लड थिनर जैसे कि एस्पिरिन और प्रेडेक्सा। ये दो ड्रग हैं जो एज अ ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं, और इसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हम आफ्टर एंजियोप्लास्टी यूज करते हैं। और क्या हो सकती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब जो थ्रोम्बिन को तोड़ देंगी, लाइटिक मतलब जो तोड़ती है, ब्रेक करती है, क्योंकि जो फ्लैग बन गया है उसको अब ब्रेक भी करना है। उसके लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज इस टाइप की ड्रग देंगे जो कि डिसॉल्व करती हैं क्लॉट्स को, जो थक्का जम गया है, जो प्लैग जम गया है, उसको ये डिसॉल्व करती हैं। नेक्स्ट है एंटीप्लेटिलेट ड्रग। एंटीप्लेटिलेट ड्रग क्या, जैसे कि एग्जांपल है क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल क्या करती है, ये भी जो क्लॉट बन रहा है, जो फॉर्मेशन हो रही है प्लैग की, उसको रोकती है, उसको प्रिवेंट करती हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करती हैं, जैसे कि आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्राइट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी आर्टरी को ब्लॉकेज होने से रोकती हैं, ओपन करती हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, जैसे कि एग्जांपल हम प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलॉल, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कि रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, वेलसार्टन, ये एग्जांपल्स हैं। आफ्टर एंजियोप्लास्टी द पेशेंट शुड रिक्वायर द मेडिसिन। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड डिफाइन सीओपीडी। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
इडियोपैथोजेनेसिस पूछी गई है, कॉज पूछा गया है किसका, कॉज एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूछा गया है अस्थमा का। और साथ में क्या पूछा गया है, सिर्फ सीओपीडी को डिफाइन करना है, सिर्फ डेफिनेशन देनी है। अस्थमा के इडियोपैथोजेनेसिस और औषधीय प्रबंधन को दें और सीओपीडी को भी परिभाषित करें। तो आंसर हम किस तरह से लिखेंगे आप ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें अस्थमा की डेफिनेशन लिखनी है, अस्थमा क्या है। तो देखिए अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है मतलब डिस्टर्ब करती है, सांस लेना सांस छोड़ना इसमें दिक्कत करती है। और जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, मतलब सांस बहुत तेज़ी से खींच के आती है, तो ऐसी कंडीशन में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियल एयरवेज हैं वो सूज जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है वो किसी ना किसी वजह से ब्लॉकेज हो रही है। ब्लॉकेज किस वजह से हो सकता है कि ये जो सांस लेने वाला जो ब्रोंकियल एयरवे, जो हमारा रास्ता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वहां पर किसी भी तरह की सूजन कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। एंड कॉजेज डिफिकल्टी इन एयर फ्लो, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है, जो सांस का आना है, जो ब्रीदिंग है, उसमें डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो। टाइप्स ऑफ अस्थमा की अगर हम बात करें, कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे पहले है एटोपिक, जिसको हम बोले एक्सट्रिंसिक अस्थमा। दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, दूसरा है नॉन एटोपिक या फिर इंट्रिंसिक अस्थमा। तीसरा है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। देखिए एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से हमें अस्थमा हो रहा है, मतलब बाहर के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एलर्जेंस लाइक डस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, डस्ट होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। फेदर्स, जो पंख हैं, बहुत ज़्यादा पंखों के बीच में अगर रहेगा, जैसे जो पक्षी हैं उनके बर्ड्स हैं उनके बीच में अगर रहेगा और फेदर्स झड़ेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ तरीके के फूड से एलर्जी होती है, पॉलन से एलर्जी हो सकती है, या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से अस्थमा कॉज हो रहा है, ठीक है, अपना अंदर से नहीं है, बाहर के फैक्टर्स हैं। दिस अकर्स ड्यू टू इम्यून मैकेनिज्म। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी कॉज हो रही है, ठीक है। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन एटोपिक और इंट्रिंसिक अस्थमा। नॉन एटोपिक और इंट्रिंसिक अस्थमा का मतलब, इंट्रिंसिक मतलब जो हमारी बॉडी खुद ब खुद से ही जनरेट कर रही है। जैसे दिस टाइप ऑफ अस्थमा अकर्स ड्यू टू इरिटेंट लाइक एयर पोल्यूशन। एक जगह से दूसरी जगह गए, पहाड़ों से हम कहीं पॉल्यूटेड जगह चले गए, दिल्ली चले गए, कानपुर चले गए, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो बॉडी क्या करती है, खुद ब खुद जनरेट कर रही है ना। कोल्ड और हीट, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है सांस लेने में। बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई, बोलते हैं ना हीट वेव्स में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गई तो भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और अस्थमा कॉज हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन गए, एक दिन में फ़र्क पड़ रहा है, एक दिन से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ लंबे टाइम तक इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्ट में रहने की वजह से इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक जो लोग करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या स्मोक जो करते हैं उनके कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। रूम डिओड्रेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कितना गंदा परफ्यूम लगा है, चाहे हमें कितनी भी अच्छी स्मेल लग रही हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उनके एयर फ्लो में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और लंबे टाइम तक इस तरीके से अगर होता है तो इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। स्ट्रेस लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लिया जा रहा है तो भी इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बोलते हैं गुस्सा कम करना चाहिए, गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भी अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड टाइप है ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा। ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा का मतलब है किसी पर्टिकुलर ड्रग से अस्थमा हो रहा है। दिस टाइप ऑफ अस्थमा अकर्स ड्यू टू ड्रग लाइक एस्प्रिन। जैसे कि एस्प्रिन है, अगर बहुत ज़्यादा एस्प्रिन को यूज़ करते हैं तो उसकी कंडीशन में भी अस्थमा जैसी डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी को, कॉज क्या है। पहला कॉज तो यही है कि एलर्जेंस है, डस्ट है, एनिमल डेंडर्स है। एनिमल डेंडर्स का मतलब है जो एनिमल का जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट सिर्फ उसका पॉटी ही नहीं है। एनिमल डेंडर्स का मतलब उसकी स्किन भी है, उसके फर भी हैं, ठीक है,
उसका जो छींकता है उसके ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है, और पॉलन्स। नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या है? इरिटेंट्स। इरिटेंट्स मतलब स्मोक, स्ट्रेस, कोल्ड, हीट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या हो सकती है? ड्रग्स, जैसे कि अभी हमने बात करी एस्पिरिन। नेक्स्ट इटियोलॉजी क्या है? एसिटाइल कोलिन, जो कि हमारी बॉडी क्या करती है? एसिटाइल कोलिन खुद ब खुद प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो अगर बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोलिन हो जाएगा तो भी अस्थमा जैसी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस, यहाँ पर पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है? एक्सपोजर टू एलर्जेंस। यहाँ पर जो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा एलर्जेंस की, तो वो पैथोजेनेसिस का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं पैथोजेनेसिस का मतलब कि वो बीमारी कैसे बढ़ रही है ना। तो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट एलर्जेंस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो एलर्जेंस कहाँ जाएंगे? ब्रोंकाई में जाएंगे। ब्रोंकाई मतलब वो भी पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ब्रोंकस से फिर कहाँ जाती है? एयर हमारे लंग्स में, ठीक है। तो ब्रोंकस में जाएगा या ब्रोंकाई में जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे पहचानेगा कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है। अगर उसे सही लगता है तो एक्सेप्ट करता है, और अगर उसे सही नहीं लगता है तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलर्जेंस आए। एलर्जेंस ने क्या करा? कहाँ किसको किसको हिट करा? इम्यून सिस्टम पे हिट करा, ठीक है, या फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से टी सेल प्रोड्यूस होते हैं और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती हैं। अगर इतना नहीं याद रहेगा तो आपको ये याद रखने की एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंटर करते हैं, बॉडी एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज आईजीई एंटीबॉडी बनाती है, जो कि कहाँ पर होते हैं? ये सारे मास्ट सेल के अंदर। जितने भी एंटीबॉडीज हैं हमारे कहाँ पर हैं? मास्ट सेल के अंदर, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रोंकियल मसल्स में। तो ये जो मास्ट सेल है ये एक्टिवेशन मोड में रहते हैं, और जब भी कभी फिर दोबारा से एंटीजन मतलब ये जो एलर्जेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारे एंटीबॉडी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो तुरंत के तुरंत हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। मास्ट सेल हमारा एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज करेंगे। और कहने का मतलब ये क्या रिलीज करेंगे? ये इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। ये जो हिस्टामिन है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये जो ल्यूकोट्राइन्स है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ठीक है। जब ये इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन सब के इन्फ्लामेशन कॉज करने से क्या होगा? म्यूकस बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। बहुत देखा होगा कि छींकें आ रही हैं, जैसी एलर्जी हुई छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हिस्टामिन की वजह से हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से हो रहा है, ल्यूकोट्राइन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे? कंस्ट्रिक्ट करेंगे स्मूथ मसल्स को। तो पैथोजेनेसिस इस तरीके से है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या बताता है कि ड्रग से कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से हम ये ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म अस्थमा मेडिकेशन। जो लंबे टाइम के लिए मेडिकेशंस हैं, जो लंबे टाइम के लिए हमें असर देती हैं। सबसे पहला इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस के थ्रू ले रहे हैं, सूंघ के ले रहे हैं, जैसे फ्लूटिकेसोन, जैसे ब्यूटिसोनाइड, जैसे सिस्लिसोनाइड, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं लॉन्ग टर्म अस्थमा मेडिकेशंस के। नेक्स्ट है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट है, जाफिल्यूकास्ट है। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, जैसे बीटा एगोनिस्ट। सैल्मिटेरॉल, फॉर्मोटिरॉल, ये ड्रग हैं। नेक्स्ट फोर्थ है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन कैटेगरी जैसे कि इट इज़ यूज डेली फॉर ब्रोंकोडाइलेशन। डेली की डेली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, अपने पास हमेशा वो स्प्रे वो रखते हैं, नेबुलाइजर है ना, वो बार बार क्या करते हैं? उसको प्रेस करते हैं और एक डोज लेते हैं। वही कि आप रेगुलर आप कंटिन्यू आप उस ड्रग को ले सकते हो। क्विक रिलीफ अस्थमा मेडिकेशन मतलब अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एकदम से आपको रिलीफ देगी, जैसे इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट।
बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगी, लेकिन आप उसको सूंघ के ले सकते हो, जैसे एल्ब्यूटिरॉल। नेक्स्ट ड्रग है इप्राट्रोपियम। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अस्थमा में। नेक्स्ट डेफिनेशन थी, नेक्स्ट पार्ट था सीओपीडी को डिफाइन करें। सीओपीडी क्या है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ देखिए, अगर कभी भी आप ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, तो आपको सेम डेफिनेशन ऐसी ही लिखनी है जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ ने बताई है। वर्ड टू वर्ड आपको डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी होती है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ सीओपीडी इज लंग डिजीज। जो सीओपीडी है वो क्या है, एक लंग डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है, एंड डिफाइंड एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग। और इसको डिफाइन ऐसा किया जाता है कि ये क्या है, लंग का एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट आ गई है। ठीक है, किसकी, एयर फ्लो की। एयर फ्लो रुक गया है लंग के अंदर, जो कि इंटरफेयर करता है, दैट इंटरफेयर, जो कि हस्तक्षेप करता है विद नॉर्मल ब्रीदिंग, जो कि क्या कर रहा है, सांस लेने की इंटेंसिटी को, या सांस ले जो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है उसको इंटरफेयर करता है, उसको 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 कम कर सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल, और ये बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिव द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देना है, ड्रग बतानी है किसकी, डिस्मेनोरिया की और प्रीमेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम की। तो चलिए हम देखते हैं डिस्मेनोरिया क्या है। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं पेल्विक एरिया में, जैसे कि वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ब्लैडर, यूरिथ्रा और रेक्टम। जो हमारा पूरा पेल्विक पार्ट है, फीमेल्स का जो पेल्विक पार्ट है, एब्डोमेन से जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है, उस पेल्विक पार्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है पेन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाली है, या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है। जिस टाइम विमेंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है, उस टाइम बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, और ज़्यादा पेन कहाँ होता है, हमारे पेल्विक एरिया में। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिससे डिस्मेनोरिया को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ दवाइयां हैं जो जिसकी वजह से आराम हो सकता है डिस्मेनोरिया में। सबसे पहले एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन हो रहा है इसलिए एनाल्जेसिक ड्रग यूज कर सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड नेप्रोक्सेन। नेक्स्ट है एंटीस्पाज्मोटिक। एंटीस्पाज्मोटिक मतलब क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में, उस पेल्विक एरिया में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, बहुत जकड़न जैसी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ड्रग कौन सी है, डाइसाइक्लोमिन प्लस मेफिनामिक एसिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है, ये ट्रीट कर सकता है, उस वो जो जकड़न महसूस हो रही है उस जकड़न को कम कर सकता है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, का मतलब है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होने से पहले कौन कौन से सिंड्रोम आते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स हैं बहुत सारे, लाइक अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल दैट अकर्स इन वुमेन टिपिकली डे बिफोर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने से पहले कुछ बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि अनप्लीजेंट है, जो अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, अनईजी फील कराते हैं, उलझन जैसी महसूस करवाते हैं फीमेल्स को जिस टाइम वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले की बात हो रही है। तो कौन कौन से मैनेजमेंट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, जैसे कि हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग ले सकते हैं, जैसे कि फ्लुक्सेटिन, पेरोक्सेटिन। एंटी डिप्रेसेंट क्यों, क्योंकि जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने वाली है उससे कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले क्या होता है, कुछ डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगता है कि पेन होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बहुत उलझन होगी, इस वजह से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। सेकेंड है एनएसएआईडी। एनसेड्स क्या करते हैं, जैसे ये जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर उसको कम करते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हुआ, पैरासीटामोल हुआ, डाइक्लोफिनेक हुआ। थर्ड है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जैसे कि ये क्या करते हैं, स्पाइनोलेक्टोन इन केस ऑफ एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्पाइनोलेक्टोन को हम यूज़ करते हैं। सॉल्ट यूज़ करते हैं, और अगर ब्लोटिंग हो रही है तो भी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है तो भी हम डायूरेटिक्स को
यूज करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे ये क्या करती हैं, ये ओव्यूलेशन को स्टॉप करती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। इस ओव्यूलेशन की वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो अगर ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, अगर ओव्यूलेशन रुक जाता है तो पीएमएस से बचा जा सकता है। पीएमएस के जो सिम्टम्स आने वाले हैं वो पीएमएस से हम बच सकते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। तो गिव द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हमें यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब ड्रग ट्रीटमेंट हमें बताना है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। गुस्से गुस्से में बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहा है, क्यों तेज हो रहा है ना। हाइपर मतलब तेज होना और हाइपो मतलब कम। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हाइपो मतलब कम, क्या, थायराइड, ठीक है, बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है। हाइपो कम, क्या, थायराइड, लैक ऑफ थायराइड हार्मोन। लैक ऑफ थायराइड हार्मोन मतलब अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, कितना, 20 to 40%। अगर हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर 20 से 40% थायराइड कम हो गया, थायराइड हार्मोन है तो थायराइड हार्मोन कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। ठीक है, ये है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज जैसी कंडीशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हमेशा थका थका रह सकता है पेशेंट, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो सकता है, स्किन बहुत सूखी सूखी हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, हेवी एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। अगर कोई फीमेल है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो फ्रीक्वेंसी है ब्लड की, वो बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो सकता है। टिंगलिंग इन हैंड्स हो सकता है। टिंगलिंग इन हैंड्स का मतलब है हमारे हाथ में होता है ना, जैसे हमारे हाथ में क्या, और हमारे हाथ में, हमारे पैरों में ऐसा होता है जैसे कुछ काट रहा है, चींटी जैसी काट रही है, हम बोलते हैं ना कि बहुत ऐसा लगता है चींटी ने काट लिया, तो वो टिंगलिंग इन हैंड्स हो रहा है। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो सकती है, कहने का मतलब है जो सेक्सुअल डिजायर है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन सी ड्रग है जो इसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो लीवोथायरॉक्सिन है। लीवोथायरॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, T4 भी बोलते हैं। सेकेंड ड्रग हम कौन सी दे सकते हैं, लियोथायरोनिन। लियोथायरोनिन कौन सी ड्रग है, T3 ड्रग है। ठीक है, तीसरा क्या हम दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन देख सकते हैं लियोथायरोक्सिन का और लियोथायरोनिन का। तो कॉम्बिनेशन T3 एंड T4। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपर मतलब मैंने बताया ज्यादा, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब जो थायराइड हार्मोन है अब हमारे ब्लड के अंदर क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, जिस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल रहे हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वेट लॉस होगा। हम बोलते हैं ना कि उसको तो वेट कम करने वाला थायराइड हो रहा, वेट कम करने वाला थायराइड मतलब उसकी बॉडी के अंदर थायराइड ज्यादा है। ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है कि खाता तो इतना है लेकिन इसका पता नहीं क्यों वजन नहीं बढ़ता, हो सकता है उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो। चेंज इन मेंस्ट्रुअल हो सकता है, उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो चेंज हो जाए। रेस्टलेस, थका थका सा महसूस करेगा। डायरिया, डायरिया मतलब ऐसा हो सकता है कि लूज मोशन जैसी कंडीशन रहे। एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हार्मोन इनहिबिटर दे सकते हैं, जैसे कि मेथिमाजोल। हार्मोन इनहिबिटर किसका, थायराइड हार्मोन इनहिबिटर, जैसे मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। नेक्स्ट ड्रग को हम नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी दे सकते हैं, ड्रग की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स, जैसे दे इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ T4 to T3। ये जो ड्रग हैं
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ड्रग हैं, क्योंकि स्टेरॉइडल ड्रग है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है T4 को T3 होने से, क्योंकि T3 फॉर्म जो है हमारे थायराइड की ये बहुत ज़्यादा घातक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है। T3 इज मोर पावरफुल हार्मोन। तीसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन, दीज ड्रग डिस्ट्रॉय थायराइड सेल एंड कंट्रोल थायराइड हार्मोन। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन जो घेंगा जैसे अगर हो जाता है यहाँ गले में, अगर किसी को ऐसे बहुत डॉट 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 डॉट, ये जो गला है यहाँ पे ना ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को, जी जो गला है यहाँ पे डॉट 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 ऐसे ब्लू कलर के प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीटेड है, क्योंकि उसको घेंगा हो गया था, उसको गॉइटर हो गया था। गॉइटर किसी वजह से हो रहा है क्योंकि थायराइड हार्मोन उसके ग्लैंड में बढ़ गया था, तो बढ़ गया था, इसकी वजह से रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या, वहाँ पर क्या हुआ है, थायराइड सेल को डिस्ट्रॉय किया गया है। डिस्ट्रॉय करने की वजह से अब ये जो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ये तो हार्मोन है यहाँ पे अब कम कर दिया गया है, तो वो जो निशान यहाँ पे रह जाते हैं बहुत सारे लोगों के, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया है, रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। हमें पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करना है विद इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस भी देनी है और उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताना है। तो पेप्टिक अल्सर की इटियोलॉजी भी देनी है, इटियोलॉजी भी यहाँ पे डिफाइन करनी है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर के बारे में हम जानते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या है। Peptic ulcer is a condition in which wound sore develops on the lining of esophagus, stomach or small intestine, beginning part of intestine। कहने का मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ईसोफेगस से स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से लेकर ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पूरा जो एरिया है वहाँ पर क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। घाव ऐसे कि वो सही नहीं हो पाते हैं, जब कंटिन्यू घाव रहेगा तो उस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी मतलब किस कारण से हो रही है, इटियोलॉजी क्या है, हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम का एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पायरोली, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करता है हमारे उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, चाहे एसोफेगस हो, चाहे स्टमक हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, वहाँ पर आता है, इन्फेक्ट करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज हो गया जिसकी वजह से एनसेड्स जो कॉक्स है वो कॉक्स इनहिबिट हो जाता है। कॉक्स मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी क्या है, हेलिकोबैक्टर पायरोली की वजह से हो रहा है। ड्रग हम कौन सी दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, स्मोकिंग ना करने की सलाह दे सकते हैं, एल्कोहलिज्म ना करने की सलाह दे सकते हैं और रेडियोथेरेपी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब किस किस तरीके से हो रही है। अ थिक लेयर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोटेक्ट द म्यूकोसल मेम्ब्रेन फ्रॉम इंजरी ड्यू टू स्टमक एसिड। कहने का मतलब है जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिड है, ठीक है, और एक बहुत मोटी ऐसी लेयर है गैस्ट्रिक म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट कर रही है, ये मेम्ब्रेन है, ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी होने से। सोचिए ये इतनी मोटी लेयर है तब भी यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोवाइड्स एन एडिशनल डिफेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन एसिड। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जब रिलीज हो रहा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड कर रहा है एक डिफेंस मैकेनिज्म कि स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, लेकिन फिर भी हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जो हेलिकोबैक्टर पायरोली है वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया वो रिलीज कर रहा है क्या, टॉक्सिन, एक तरीके से जहर, ठीक है। ये जहर क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म है, स्टमक का जो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ब्रेक हो जा रही है, वो डैमेज हो जा रही है। जब ये ब्रेक हो गई, ये जब मेम्ब्रेन ही ब्रेक हो जा रही है, जब पलटन ही खराब है तो राजा तो मरना ही है ना। तो जब डैमेज हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म ही डैमेज हो गया है तो अल्सर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन कौन से सिम्टम्स हैं, जैसे पेन इन द स्टमक, पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी मतलब सूजन हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है लूज मोशन हो जाए, ठीक है। हार्ट बर्न हो सकता है, कहने का मतलब ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे कुछ जला जला सा महसूस आपको हो रहा है, इस तरीके से हो सकता है। भूख आपकी बदल सकती है, बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है, बहुत कम भी भूख लग सकती है,
नौजिया भी हो सकता है, मन खराब भी हो सकता है, मतली आना जिसे हम बोलते हैं, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी हो सकती है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सारे एक साथ होंगे, कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो हम बिना दवाइयों के ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो डाइट ही है। तो जो अवॉइड द फूड दैट टेक अ लॉन्ग टाइम इन डाइजेशन, जो खाना हमें बहुत लंबे टाइम से पच नहीं रहा है, उस खाना खाने से हमें क्या है, बचना है। क्योंकि अगर इनडाइजेशन होगा तो जो लेयर जो है हमारी म्यूकस लेयर जो हमारी स्टमक के अंदर है, वो जो लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। इफ ब्लड और वाटर लॉस अकर ड्यू टू डायरिया और वॉमिटिंग, दे शुड बी रिकवर्ड। अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है कंटिन्यू, हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया है, वाटर लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई है, तो ये जल्दी से जल्दी रिकवरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिसेशन ऑफ एनसेड्स। बहुत ज़्यादा अगर हम एनसेड्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एनसेड ड्रग है वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कॉज करती हैं। इसलिए हमें एनसेड्स को बंद करना पड़ेगा अगर हम लेते हैं तो। स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्यों, कौन कौन से एंटासिड, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ ऐसे एंटासिड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, निज़ेटिडीन है, फेमोटिडीन है, ये ड्रग्स हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कुछ है प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, लेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, आपने बहुत कॉमन सुना होगा और डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोटेक्टिव ड्रग्स। प्रोटेक्टिव ड्रग्स जैसे कि कैराफेट, जिसको हम बोलते हैं सुक्रालफेट। नेक्स्ट है पेप्टोबिस्मोल, जैसे बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। ये क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा घाव हो गया बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये क्या करता है, उस वुंड को कवर करता है। ठीक है। और आगे ताकि कुछ डैमेज ना हो उसको रोकता है, फर्दर डैमेज, आगे होने वाले डैमेज को रोकता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर की, जैसे कि इमिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, एटसेट्रा, और भी हो सकती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक आज आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े।